अगर लॉस एंजेलिस की रातें बोल सकती तो शायद सबसे पहले एक नाम फुसफुसाती, ब्लैक डालिया। ये कहानी 1947 की है, लेकिन इसका साया आज भी लॉस एंजेलिस की सड़कों पर मौजूद है। एक लड़की सिर्फ 22 साल की हॉलीवुड का सपना लेकर शहर में आई थी। नाम एलिजाबेथ शॉर्ट। तो चलिए उसके खून की सनसनीखेज कहानी शुरू करते हैं, एक ऐसा केस जो आज तक अनसुलझा है। 29 जुलाई 1924 मैसाचुसेट्स के एक साधारण से घर में जन्मी एलिजाबेथ शॉर्ट बचपन से ही एक ऐसी दुनिया में थी जहां उम्मीदें ज्यादा थी और सहारा कम। परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह उसकी असली चुनौती नहीं थी। असली झटका उसे तब लगा जब 1930 में उसके पिता, जो पुलों का निर्माण करते थे, एक सुबह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कुछ समय तक परिवार को यही लगता रहा कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनकी कार एक पुल के पास मिली थी। लेकिन सच्चाई बाद में सामने आई, उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था और चुपचाप कैलिफोर्निया में नई जिंदगी शुरू कर दी थी। इस सच ने एलिजाबेथ को मासूम उम्र में ही दुनिया की कठोरता दिखा दी। एलिजाबेथ को सांस की गंभीर समस्याएं थीं, जिसके कारण उसका बचपन अस्पतालों, दवाइयों और डॉक्टरों की हिदायतों के बीच बीता। ठंडी हवा उसकी सेहत को बिगाड़ देती थी, इसलिए उसकी मां उसे बार बार गर्म इलाकों में भेजती थी, कभी फ्लोरिडा, कभी कैलिफोर्निया। इन्हीं जगहों की धूप और हलचल में उसने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, थोड़ा जिंदा। उम्र बढ़ते बढ़ते एक सपना उसके दिल में घर कर गया, वह एक अदाकारा बनना चाहती थी। 1946 में 22 साल की उम्र में वह अपने सपनों को पकड़ने लॉस एंजेलिस जा पहुंची। लेकिन लॉस एंजेलिस की चमक उसके लिए सिर्फ दूर से चमकने वाला तारा निकली। वह छोटे छोटे काम करती थी, कभी वेट्रेस, कभी काउंटर गर्ल। जिन दोस्तों के घर में जगह मिलती, वहीं कुछ दिनों के लिए रुक जाती। बार बार बदलते अकोमोडेशंस ने उसे कभी स्थिर नहीं रहने दिया। पैसों की तंगी उसकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। और सबसे बड़ी बात, हॉलीवुड में कोई रोल्स नहीं मिल रहे थे। फिर भी एलिजाबेथ हार मानने वालों में से नहीं थी। वह खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी और लोगों को अपनी ओर खींचने वाली एक रहस्यमयी पर्सनालिटी रखती थी। उसकी इस रहस्यमयी सुंदरता ने उसे लॉस एंजेलिस की गलियों में एक अनोखा नाम दिया, ब्लैक डालिया। वह अक्सर काले कपड़े पहनती थी, बालों की स्टाइलिंग शार्प और आकर्षक थी, पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म था। और उसी समय एक फिल्म आई थी, द ब्लू डालिया। इस फिल्म के नाम और उसकी ड्रेसिंग सेंस को मिलाकर लोग उसे बुलाने लगे, ब्लैक डालिया। ये नाम उसकी जिंदगी की पहचान बन गया और बाद में उसकी मौत का प्रतीक भी। 9 जनवरी 1947 की सुबह, ये वही दिन है जब एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखा गया। उस दिन वह सैन डिएगो से एक बस पकड़कर लॉस एंजेलिस लौटी थी। उसके साथ था एक शादीशुदा सेल्समैन, रेड हैंसन। दोनों पहले भी मिल चुके थे और रेड अक्सर उससे मदद करता था, कभी रहने की जगह, कभी खाने के लिए पैसे। लॉस एंजेलिस पहुंचकर दोनों ने एक होटल में रात बिताई। यह उनकी जिंदगी की एक आम रात थी, लेकिन दुनिया के लिए वही रात उसकी आखिरी जानी पहचानी रात बन जाएगी। सुबह जब सूरज हल्का सा उगने लगा, रेड होटल से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान एलिजाबेथ ने उससे कहा, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर वह होटल से बाहर चली गई, ना हड़बड़ी में, ना किसी तनाव में, बिल्कुल शांत और सामान्य अंदाज में। लेकिन उस दरवाजे से बाहर निकलना उसके लिए जिंदगी का अंतिम कदम साबित हुआ। उसके बाद किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का समय, पूरे 6 दिन एक गहरी धुंध की तरह रहस्य में डूबे हुए हैं। ना कोई प्रत्यक्षदर्शी, ना कोई होटल रजिस्टर, ना कोई दोस्त, ना कोई फोन कॉल, ना कोई पक्का सुराग। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लोगों से पूछताछ की, हर उस जगह को खंगाला जहां एलिजाबेथ जाती थी, लेकिन ये 6 दिन उसकी जिंदगी से ऐसे गायब थे जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। इसीलिए जांचकर्ताओं ने इस समय को एक नाम दिया, द मिसिंग डेज, और शायद इन्हीं 6 दिनों में एलिजाबेथ का कातिल उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था। 15 जनवरी 1947, लॉस एंजेलिस की सर्द हवा हल्की धूप को चीरते हुए लाइमर्ट पार्क की शांत गलियों से गुजर रही थी।
उस इलाके में सुबहें आमतौर पर बहुत साधारण होती थीं। बच्चों की हंसी, महिलाएं घर से निकलते हुए, और सड़क के किनारे उगती घास पर ओस की बूंदें। लेकिन उस दिन की सुबह एक ऐसी चीख को जन्म देने वाली थी, जो अगले 75 साल तक लॉस एंजलिस के इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। 10 बजे की वो चौंका देने वाली नजर। एक स्थानीय महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर बाजार की ओर जा रही थी। सड़क के दूसरी तरफ घास के खाली मैदान में उसे कुछ सफेद सा पड़ा दिखाई दिया, अजीब तरह से चमकता हुआ, बिल्कुल साफ। पहली नजर में उसे लगा शायद कोई टूटे हुए मैनेकिन का हिस्सा होगा। उस जमाने में दुकानों में शोपीस मैनेकिन्स अक्सर टूटने पर फेंक दिए जाते थे, इसलिए उसने उस ओर कोई शंका नहीं की। लेकिन कुछ तो गलत सा महसूस हो रहा था, मानो वह वस्तु बहुत ज्यादा साफ थी, बहुत ज्यादा सफेद। वह कुछ कदम और आगे बढ़ी। उसका बच्चा उसके हाथ को खींच रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस सफेद चीज पर जमी रहीं। जैसे जैसे वह करीब पहुंचती गई, उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। दिल तेज धड़कने लगा। और फिर कुछ ही फीट की दूरी से उसने वो देखा जो किसी भी इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। वह मैनेकिन नहीं था, वो एक लड़की का शरीर था। दोपहर की धूप में बर्फ जैसी सफेद त्वचा, और उसके शरीर को 2 साफ हिस्सों में बांटा गया था। इतना साफ, इतना सटीक, मानो किसी ने चाकू नहीं, बल्कि सर्जिकल प्रिसिजन इस्तेमाल की हो। पूरी दुनिया जैसे थम गई। उस महिला ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके घुटने कांपने लगे। बच्चे ने उसकी स्कर्ट खींची, और तभी उसके मुंह से शब्द फूटे, ओह माय गॉड, यह कोई लड़की है। ये 22 वर्ष की एलिजाबेथ शॉर्ट थी, जिसका नाम कुछ दिनों पहले तक सिर्फ ब्लैक डालिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब वही नाम लॉस एंजलिस की सबसे रहस्यमय, क्रूर और भयावह मर्डर केस का प्रतीक बनने वाला था। जब पुलिस लाइमर्ट पार्क के उस सुनसान मैदान तक पहुंची, तो उनके सामने जो दृश्य था, वह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वह एक स्टेटमेंट था। एक ऐसा सीन जो लॉस एंजलिस पुलिस ने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। ये केवल हत्या नहीं थी, ये किसी अत्यंत ठंडे दिमाग और क्रूरता से भरे व्यक्ति द्वारा रचा गया भयावह प्रदर्शन था। एलिजाबेथ का शरीर कमर से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया था। सिर्फ हड्डियां नहीं, मसल्स, टेंडन्स, ऑर्गन्स, सब कुछ इतनी फिनेस से काटा गया था कि डॉक्टरों ने तुरंत कह दिया, ये किसी मेडिकली ट्रेन्ड व्यक्ति ने किया है। ये साधारण हत्या नहीं थी, यह एक कंट्रोल्ड क्लिनिकल प्रोसीजर थी। एलिजाबेथ के चेहरे पर वह कट था जिसे दुनिया ग्लासगो स्माइल के नाम से जानती है। मुंह के दोनों कोनों को एक पतली, लंबी स्लाइसिंग लाइन में कानों तक काट दिया गया था। इस तरह चेहरे पर एक भयंकर, जबरदस्ती की गई मुस्कान बन गई थी। ये सिर्फ हत्या नहीं, यह एक संदेश था। हत्यारे ने इस कृत्य का आनंद लिया। पूरे शरीर को इतनी सफाई से धोया गया था कि त्वचा चमक रही थी, कहीं खून का धब्बा नहीं, ना मिट्टी, ना धूल। इससे पुलिस समझ गई, हत्या यहाँ नहीं हुई, ये शव यहाँ लाया गया है। कातिल ने शव को साफ करके उसे एक डिस्टर्बिंग ट्रॉफी की तरह डिस्प्ले किया था। सबसे अजीब बात, शरीर को रैंडम नहीं फेंका गया था। उसके हाथों को ऊपर की ओर उठाया गया था, पैरों को केयरफुली फैलाया गया, ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से कुछ इंच दूर रखा गया। पूरा पोज ऐसा था जैसे किसी कलाकार ने अपनी कृति सजाई हो। पुलिस ने तुरंत कंक्लूड किया, ये कातिल की मानसिक बीमारी नहीं, एक ट्विस्टेड आर्टिस्टिक इंटेंशन है। पोस्टमार्टम में पाया गया, शरीर पर जलाने के निशान, कई जगह गहरे कट, ब्लंट फोर्स इंजरीज, टॉर्चर की प्रोलॉन्ग्ड साइंस। कुछ चोटें उसकी मौत से पहले दी गई थी, मतलब उसे मरने से पहले बहुत देर तक बहुत दर्द दिया गया था। पुलिस ने जल्दी से एरिया घेरा, लेकिन 1947 की दुनिया में क्राइम सीन मैनेजमेंट आज जैसा नहीं था। कुछ ही मिनटों में लोग दौड़कर आने लगे, रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगे, लोग घास पर फुटप्रिंट छोड़ रहे थे, सिगरेट बट्स और कचरा गिरा रहे थे। कई महत्वपूर्ण एविडेंस भीड़ के पैरों तले कुचलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ये लॉस एंजलिस पुलिस के लिए एक दुस्वप्न जैसा मामला बन चुका था। एक ऐसा क्राइम सीन जो कातिल ने लगभग कला की प्रिसिजन से तैयार किया, और जनता ने अनजाने में उसे बर्बाद कर दिया।
15 जनवरी 1947 की सुबह जब पुलिस लाइमट पार्क पहुंची, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह हत्या साधारण अपराध नहीं है। यह एक ऐसा मटिक्युलसली प्लान्ड क्राइम था जिसके पीछे कोई बेहद खतरनाक और समझदार इंसान था। LAPD ने केस को प्राथमिकता दी, पूरी टीम लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जांच की शुरुआत ही गलतियों से भरी हुई थी। उस समय क्राइम सीन मैनेजमेंट आज जैसा उन्नत नहीं था। पुलिस ने एक छोटा सा घेरा बनाया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। कुछ ही मिनटों में पत्रकार फोटोज खींचने लगे। क्यूरियोसिटी से भरपूर लोग मैदान में इधर उधर घूमने लगे। बच्चों तक ने करीब जाकर लाश देखने की कोशिश की। कई जगहों पर पैरों के निशान ओवरलैपिंग हो गए। कुछ पत्रकारों ने तो बॉडी के पास वस्तुएं उठाकर देखी। इसका परिणाम बूट प्रिंट्स नष्ट, टायर मार्क्स मिट गए, फिंगरप्रिंट्स डिग्रेड हो गए, संभावित एविडेंस भीड़ में खो गए। यह एक ऐसा क्राइम सीन बन गया जहां सच्चे सुराग और भीड़ की गड़बड़ी पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन सा निशान किलर का है और कौन सा किसी राहगीर का। उस समय लॉस एंजलिस की अखबारों की दुनिया बहुत कम्पेटिटिव थी। सेलिंग हेडलाइंस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ब्लैक डालिया मर्डर उनकी नज़र में एक सपने जैसा मामला बन गया। हाई पब्लिसिटी, हाई ड्रामा, हाई सेल्स। और फिर शुरू हुआ सेंसेशनलिज्म। ब्लैक डालिया was a Hollywood temptress. Did the killer leave hidden clues? A femme fatale murdered in cold blood. इनमें से अधिकांश बातें पूरी तरह फैब्रिकेटेड थीं। उन्होंने एलिजाबेथ के प्राइवेट लाइफ पर मनमाने आरोप लगाए, उसे फ्लर्टी, डेंजरस, मिस्टीरियस बताकर कहानी बनाई। एक इनोसेंट लड़की को टेम्प्ट्रेस का टैग दे दिया। कुछ रिपोर्टर्स तो पुलिस से पहले सुराग ढूंढने का दावा कर रहे थे। कुछ ने खुद को इनसाइडर बताकर झूठी थियरीज बेचनी शुरू कर दी। इस सब के बीच लोगों ने जो झूठ पढ़े वह बाद में पुलिस के सामने सच की तरह बयान देने लगे। इससे जेन्युइन क्लूज और पब्लिक इमेजिनेशन में बनी कहानियां एक दूसरे में घुलने लगी। अखबारों को किसी तरह पुलिस की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स तक पहुंच मिल गई। कुछ ऑफिसर्स ने प्रेस से फेवर पाने के लिए जानकारी दी और कुछ रिपोर्टर्स ने रिश्वत देकर डिटेल्स निकाली। इससे कातिल को इनडायरेक्टली पता चलता गया कि पुलिस कहां तक पहुंची है। नकली कन्फेशन देने वालों की भीड़ बढ़ती गई। असली सुराग धुंधले होते गए। ये केस शुरू हुआ भी नहीं था कि ऑलरेडी टूट चुका था। बिना सुरक्षित क्राइम सीन, बिना साफ फोरेंसिक क्लूज और मीडिया सर्कस के बीच LAPD को पता ही नहीं चला कि हत्या का असली सुराग कहां है और कहानी कहां से गढ़ी जा रही है। ब्लैक डालिया मर्डर शुरुआत के इन दिनों में ही अपना सबसे बड़ा नुकसान झेल चुका था। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या के सिर्फ 5 दिन बाद एक चिट्ठी ने पूरे लॉस एंजेलिस को और LAPD को हिलाकर रख दिया। 20 जनवरी 1947, लॉस एंजेलिस एग्जामिनर अखबार के एडिटोरियल ऑफिस में एक छोटा सा लिफाफा पहुंचा, लेकिन उसके अंदर ऐसा सच छिपा था जिसने इस केस को एक नई भयावह मोड़ दे दिया। एक अजीब, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट वाला पत्र। लिफाफे के अंदर एक संदेश था। काले इंक में टाइप किए हुए शब्दों के बीच कुछ शब्दों को काटकर चिपकाया गया था, जैसे कोई किडनैपिंग नोट हो। पत्र में लिखा था, Here as Dahlia's belongings. I will give up in due time. The Black Dahlia Avenger. ये पहली बार था जब किसी ने खुद को कातिल की तरह पेश करते हुए ये नाम इस्तेमाल किया, The Black Dahlia Avenger। इस नाम ने उस व्यक्ति को एक ट्विस्टेड आइडेंटिटी दे दी, जैसे वह मर्डर को किसी मकाब्र फेम की तरह एंजॉय कर रहा हो। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। लिफाफे के अंदर एक प्लास्टिक बैग भी था, सूखा हुआ, हल्की गैसोलीन की गंध के साथ। उस बैग में एलिजाबेथ शॉर्ट की कुछ व्यक्तिगत चीजें थीं, जिन्हें सिर्फ वही इंसान छू सकता था जो उसके बहुत करीब था, या उसकी मौत के बाद उसके शरीर और सामान तक पहुंचा था। कातिल ने जो चीजें भेजी, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, उसकी असली पहचान का दस्तावेज, कुछ फोटोग्राफ्स जिनमें उसके दोस्त, परिवार और कुछ पहचान वाले लोग थे, उसके एड्रेस बुक के पेजेस जिनमें कई पुरुषों के कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, ये बाद में मीडिया में उसकी बैड इमेज बनाने का साधन बना। सोशल सिक्योरिटी कार्ड, सबसे पर्सनल और सबसे प्रोटेक्टेड चीज, कोई अनजान इंसान ये तभी पा सकता था जब वह सीधे उसके प्राइवेट बिलोंगिंग्स तक पहुंचा हो।
सब कुछ गैसोलीन से धोया गया था। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस बैग की जांच की, वे देखकर हैरान रह गए। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर कागज, सब कुछ गैसोलीन में भिगोया गया था। गैसोलीन की वजह से फिंगरप्रिंट्स मिट गए, दस्तावेजों की सतह साफ हो गई और फोरेंसिक रिकवरी लगभग असंभव हो गया। कातिल फोरेंसिक साइंस को अच्छी तरह समझता था, या कम से कम इतना जानता था कि फिंगरप्रिंट्स कैसे मिटाए जाते हैं। यह एक आम क्रिमिनल का काम नहीं था। FBI ने उन आइटम्स की जांच के बाद साफ कहा, दिस मटेरियल कुड हैव कम ओनली फ्रॉम द किलर। क्योंकि चीजें एलिजाबेथ के असली पर्सनल बिलोंगिंग्स थीं, ये सामान उसके मिसिंग डेज के बाद गायब था और गैसोलीन से साफ किए जाने का पैटर्न बिल्कुल वही था जैसा कातिल ने शव के साथ किया। यानी पत्र भेजने वाला सिर्फ कोई मजाक करने वाला इंसान नहीं था, वह वही था जिसने एलिजाबेथ को मारा था। कातिल चाहता था कि दुनिया उसका नाम याद रखे और शायद उसने ये भी चाहा कि ब्लैक डालिया मर्डर एक रहस्य ही बना रहे, हमेशा के लिए। ब्लैक डालिया मर्डर इतना रहस्यमय और भयानक था कि LAPD ने लगभग 150 से भी अधिक सस्पेक्ट्स की तलाश की। लेकिन हर इंटेरोगेट, हर बैकग्राउंड चेक, हर पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद असल सच और धुंधला होता गया। फिर भी कुछ नाम ऐसे थे जो इस केस के केंद्र बन गए और आज भी डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम था जॉर्ज होडेल, डॉक्टर, प्रतिभाशाली और शायद हत्यारा। कई इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार अगर इस केस का कोई एक प्राइम सस्पेक्ट है, तो वह डॉक्टर जॉर्ज होडेल ही है। उन्होंने सर्जरी की उच्च शिक्षा ली थी और एलिजाबेथ के शरीर को जिस तरह से 2 हिस्सों में बांटा गया, वह एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये सर्जिकल नॉलेज वाला कोई व्यक्ति ही कर सकता था। डॉक्टर होडेल एक स्किल्ड सर्जन थे और यह स्किल क्राइम सीन से पूरी तरह मैच होती थी। इसके अलावा उनके घर के बेसमेंट से पड़ोसियों ने कई बार केमिकल स्मेल और सड़े हुए मांस जैसी गंध आने की शिकायत की। पुलिस ने भी बाद में माना कि बेसमेंट सस्पिशियस था। सबसे चौंकाने वाली बात थी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स। 1949 में LAPD ने होडेल के घर में सीक्रेट माइक्रोफोन्स लगवाए। इन रिकॉर्डिंग्स में होडेल ने कहा, सपोज आई डिड किल द ब्लैक डालिया, दे कांट प्रूव इट नाउ। ये सिर्फ कन्फेशन नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग वाले आदमी की आवाज थी, जो जानता था कि वह पकड़ा नहीं जा सकता। फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। क्राइम सीन कंटेमिनेटेड था, टाइमलाइन क्लियर नहीं थी और होडेल बेहद पावरफुल कनेक्शंस वाला आदमी था। इस वजह से जॉर्ज होडेल इस केस का सबसे मजबूत लेकिन कभी साबित न होने वाला सस्पेक्ट बन गया। दूसरा प्रमुख नाम था रॉबर्ट रेड मैनली, आखिरी व्यक्ति जिसने एलिजाबेथ को जिंदा देखा। रेड मैनली वह आदमी था जो उसे सैन डिएगो से लॉस एंजल्स लेकर आया था। कई वजहों से पुलिस ने सबसे पहले उसी पर ध्यान दिया। वह हत्या से एक दिन पहले उसके साथ था और उसे आखिरी बार जीवित देखने वाला व्यक्ति था। मीडिया ने भी उसे मिस्ट्री मैन की तरह पेश किया, लेकिन उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास किया। उसके रिकॉर्ड में कोई वायलेंट बिहेवियर नहीं था। उसका एलिजाबेथ से सिर्फ कैजुअल कनेक्शन था और कोई मोटिव नहीं मिला। इस तरह रेड मैनली को भी क्लीन चिट मिल गई। तीसरा नाम था मार्क हैंसन, नाइट क्लब मालिक और इन्फ्लुएंशियल आदमी। मार्क हैंसन एक लोकप्रिय नाइट क्लब चलाता था और एलिजाबेथ कुछ दिन उसके गेस्ट हाउस में भी रुकी थी। मीडिया ने उसे तुरंत विलन की तरह दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन असली तथ्यों में कोई झगड़ा नहीं था, कोई जेलसी का मामला नहीं था, न ही कोई डायरेक्ट थ्रेट या फोरेंसिक लिंक। कुछ दिनों की पूछताछ के बाद उसे भी संदेह मुक्त घोषित कर दिया गया। चौथा नाम था क्लीवलैंड टॉसो मर्डरर, 1930 के दशक का सीरियल किलर। क्लीवलैंड टॉसो किलर ने 1930 में कई विक्टिम्स को बिल्कुल ब्लैक डालिया जैसी तरीके से मारकर टुकड़ों में बांटा था। बॉडीज को काटना, सर्जिकल स्टाइल डाइसेक्शन और विक्टिम्स को पोज करना जैसी सिमिलैरिटीज के कारण कुछ एक्सपर्ट्स ने सोचा कि यह वही सीरियल किलर हो सकता है, शायद लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गया हो। लेकिन कोई ट्रैवल प्रूफ नहीं था, कोई फोरेंसिक मैच नहीं मिला और टाइमलाइंस मैच नहीं होती। इसलिए ये थियरी भी कमजोर साबित हुई। हर सस्पेक्ट की जांच किसी न किसी मोड़ पर रुक जाती थी। किसी में मोटिव नहीं, किसी में फोरेंसिक एविडेंस नहीं, किसी में टाइमलाइन मिसमैच, किसी में कन्फेशन नहीं।
जॉर्ज होडेल में सब था, सिवाय सॉलिड प्रूफ के। ब्लैक डालिया मर्डर आज भी इस वजह से अनसॉल्व्ड माना जाता है क्योंकि हर क्लू अधूरा था और हर सस्पेक्ट आधा सच लेकर चलता था। ब्लैक डालिया मर्डर सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये वह केस था जिसने अमेरिकी मीडिया के इतिहास में एक नया युग शुरू कर दिया। 1947 का अमेरिका एक ऐसा दौर था जब टेलीविजन नया था और अखबार लोगों की दुनिया थे। अपराध, ग्लैमर और हॉलीवुड का मिश्रण जनता को खींचता था, और एक युवा अभिनेत्री जैसी दिखने वाली लड़की का क्रूर मर्डर मीडिया के लिए यह एक परफेक्ट तूफान था। ब्लैक डालिया मर्डर वह केस था जिसने पहली बार अपराध, हॉलीवुड, सेक्सुअल रूमर्स, ग्लैमरस विक्टिम इमेज और मिस्टीरियस किलर, इन सबको एक ही कहानी में जोड़ दिया। अखबारों ने इसे हॉलीवुड्स डार्केस्ट नाइटमेयर जैसी हेडलाइंस से सजाया। जीवन, मौत, रहस्य और एक खूबसूरत महिला की हत्या, ये सब मिलकर इतना सेंसेशनल था कि पूरे देश में पैनिक फैल गया। ब्लैक डालिया को एक डार्क मिस्ट्री वुमन बना दिया गया। सच्चाई ये थी कि एलिजाबेथ शॉर्ट एक संघर्ष कर रही लड़की थी, पैसे कम, ठहरने की जगह बदलती रहती, फिल्मों में काम ढूंढने की कोशिश करती और अकेली। लेकिन मीडिया ने उसे बदल दिया, उसे टेम्पट्रेस, वैम्प, हॉलीवुड सेडक्ट्रेस जैसे शब्दों से पेश किया। कुछ मैगजीन्स ने तो ऐसा भी लिखा, शी लिव्ड फास्ट एंड डाइड मिस्टीरियसली। लेकिन इसका आधा हिस्सा भी सच नहीं था। ये सब सिर्फ रीडरशिप बढ़ाने के लिए था। मीडिया ने विक्टिम को ग्लैमराइज किया और उसकी जिंदगी को सेंसेशनल मिस्ट्री बना दिया, जिससे केस और भी मेसी हो गया। LAPD पर जनता और प्रेस का भारी दबाव था। रिपोर्टर रोज हेडलाइंस छापते, पुलिस स्टिल क्लूलेस और किलर मॉक्स LAPD। ये सब LAPD को नेशनल एम्बैरेसमेंट के बेहद करीब ले आया। लेकिन अंदर की सच्चाई और भी भयावह थी। तनाव, हड़बड़ी और मीडिया की दखलंदाजी के बीच असल क्राइम सीन क्लूज पहले ही खो चुके थे। पुलिस के पास न फोरेंसिक एविडेंस था, न रिलायबल आई विटनेस, न कोई साफ मोटिव। हर लीड सिर्फ एक डेड एंड बनकर रह जाती। धीरे धीरे ब्लैक डालिया मर्डर एक ऐसे केस में बदल गया जिसे जितना चेस किया जाता, सच उतना ही धुंधला होता जाता। हर सस्पेक्ट एक नया मिस्ट्री खोलता, लेकिन किसी भी रास्ते से सच्चाई तक पहुंचा नहीं जा सकता था। आज इस हत्या को हुए 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया बदल गई है, तकनीक आगे बढ़ चुकी है, फोरेंसिक साइंस क्रांतिकारी हो चुकी है, DNA मैचिंग चमत्कार कर सकती है, लेकिन ब्लैक डालिया मर्डर के सामने ये सब बेबस है। क्योंकि ना कोई अरेस्ट है, ना कोई कन्विक्टेड किलर, ना कोई ऑफिशियली कंफर्म्ड सस्पेक्ट, ना फोरेंसिक मैच और ना ही कोई कंप्लीट कन्फेशन। यही वजह है कि ब्लैक डालिया मर्डर अमेरिका के इतिहास में सबसे अजीब, सबसे भयानक और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग अनसॉल्व्ड केसेस में गिना जाता है। ये वह केस है जिसमें जितना खोजो, उतना ही गहराई का अंधेरा सामने आता है। इस सब के बावजूद दशकों बाद भी केवल एक नाम सबसे मजबूत सस्पेक्ट के रूप में उभरता है, डॉक्टर जॉर्ज हिल होडेल। भले LAPD ने उसे कभी ऑफिशियली गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन कई इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है, ही वॉज द किलर। उसका मेडिकल एक्सपर्टीज, उसका सस्पिशियस बिहेवियर, उसके घर का रहस्यमय पास्ट, सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, उसका वायलेंट हिस्ट्री और उसकी कोल्ड, मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी, सब इस केस के पजल पीसेस से मैच होते हैं। यही वजह है कि जॉर्ज होडेल आज भी ब्लैक डालिया मर्डर का सबसे चर्चित और सबसे फियर्ड नाम बना हुआ है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जॉर्ज होडेल का अपना बेटा, स्टीव होडेल, जो LAPD में डिटेक्टिव रह चुका था, भी यही मानता है कि उसके पिता ही असली कातिल थे। पुलिस छोड़ने के बाद उसने अपने पिता के अतीत की निजी तहकीकात शुरू की। उसने पुराने रिकॉर्ड्स, फाइल्स, फोटोग्राफ्स और फोरेंसिक ओपिनियंस इकट्ठे किए और कहा, माय फादर किल्ड एलिजाबेथ शॉर्ट। आई हैव नो डाउट। स्टीव को लगा कि उसके पिता अन्य मर्डर्स में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके फाइंडिंग्स ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल थी, कानूनी अदालत में जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। LAPD ने इस केस को कोल्ड केस के रूप में ही दफना दिया। आज भी हर कुछ सालों में कोई नया राइटर या डिटेक्टिव इस केस को कुरेदता है, थियरीज आती हैं, सस्पेक्ट्स उठाए जाते हैं, लेकिन असली सच अब भी इतिहास की धूल में कहीं खोया हुआ है। ब्लैक डालिया मर्डर एक ऐसा पजल है जो जितना सुलझाने जाओ, उतना ही उलझता जाता है।
एक खूबसूरत चेहरा, एक बर्बर हत्या, और एक किलर जो रात की परछाई की तरह हमेशा हाथ से फिसलता रहा। एलिजाबेथ शॉर्ट सिर्फ 22 साल की थी, छोटी उम्र, बड़े सपने और उम्मीदों से भरा दिल। वह हॉलीवुड आई थी एक सिंपल ख्वाब लेकर, एक दिन स्क्रीन पर चमकना है, लेकिन उसकी जिंदगी छोटी रही और उसकी मौत इतनी भयानक, इतनी रहस्यमय और इतनी मटिक्युलसली प्लान थी कि उसने उसे इंसान से ज्यादा एक अनंत रहस्य में बदल दिया। ब्लैक डालिया आज भी जिंदा है, सवालों में, थियरीज में, डर में और उस गहरे सन्नाटे में जहां उसका असली कातिल शायद अब भी छिपा है। इस कहानी का अंत कभी लिखा नहीं गया, और शायद कभी लिखा भी नहीं जाएगा। यह मर्डर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसने 70 साल बाद भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ी।